हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जब ट्रैन वेन अंकल से बात करने में ध्यान भटका रहा था, उसने मौके का फायदा उठाया और खड़ा हो गया और चीखते हुए बोला, तुम्हारे दिन गिने चुके हैं। वो उसे आज की हर चीज के लिए पछताएगा। एनजीओसी मैक की मदर ने बस भगवान को पुकारा, क्या तुम्हें पता है तुम किसके घर में हो? ये जगह तुम्हारे लिए तमाशा बनाने की नहीं है। खबरदार, अपनी आइडेंटिटी का शो ऑफ मत करो। तुम्हारी ये यंग एज और एरोगेंस आगे जाकर बड़ी मुसीबत लाएगी। डांग ह्यूई ने भी अब इंटरवीन किया, अरे यंगस्टर्स हो, थोड़ी मजाक मस्ती चल जाती है, मेरी इज्जत रखो, जो हो गया यूज जाने दो। ट्रैन वेन को वहां रुकने की कोई डिजायर नहीं थी, इसलिए अगर अंकल ने ऐसा कह दिया है तो शायद ये जगह उसका वेलकम नहीं कर रही थी। उसने जाने की परमिशन मांगी। उसके दिल में था, ये खाना नहीं खाना तो नहीं खाना, क्या लीडर और क्या प्रिविलेज्ड सेकंड जिन। उसने सब माइंड कर लिया था। उसने खुद को ये राइट दिया था कि उसे किसी की फेस देखकर जीने की जरूरत नहीं है। फैमिली के लोगों को कुछ और बोलने का मौका दिए बिना ट्रैन वेन बाहर निकला और दरवाजा स्लैम करके चला गया, पूरी तरह गुस्से में। एनजीओसी मैक की मदर ट्यूरेंट उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से से पूछा, ये है तुम्हारा नया फ्रेंड? क्या उसे पता है उसने अभी अभी किससे पंगा लिया है? बेवकूफ। लेकिन उसने अपनी मदर की बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने फादर को ब्लेम किया कि वो इतना अनफेयर क्यों थे। गियांग दैन वो ने खुद अपनी हार मानी थी। उसकी मदर ने ट्यूरेंट यूज दानता, चुप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सही गलत का फर्क नहीं कर सकती? एक आउटसाइडर के लिए अपने फादर पर क्वेश्चन उठा रही हो? डांग ह्यूई के चेहरे पर भी गहरा सीरियसनेस था। उन्होंने तो ट्रैन वेन की एबिलिटी को बस थोड़ा टेस्ट करना चाहा था, सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के में इतनी करेज कहाँ से आई कि वो उनके यानी एक सेक्रेटरी और देश के लीडर के घर का दरवाजा स्लैम करके जाए। इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि कैपिटल के जियांग फैमिली से पंगा ले लिया? कहीं तो सच में वो चेन फैमिली का आदमी तो नहीं जो इतने टाइम से छुपा हुआ था। एक ऐसी फैमिली जिसे ड्रैगन्स हेड का सक्सेसर माना जाता है। उनके एनालिसिस के हिसाब से उसके कैरेक्टर को देखते हुए ये बात इतनी आसानी से छोड़ी नहीं जाएगी। वो बीच में बैठकर उन्हें लड़ते हुए देखेंगे और मौके का फायदा उठाकर चेन युएन को और अच्छे से समझेंगे, जैसा सुडांग हुई ने प्रिडिक्ट किया था। जियांग शेनवू आज की इंसल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। उसने कसम खा ली है कि वो उसे सर उठाने लायक नहीं छोड़ेगा। चेन युएन आराम से हाथ जेब में डाले चलते हुए घर जा रहा था, तभी उसके फोन की घंटी बाजी। कॉलर और कोई नहीं, सु वायु मो थी। उसने उसे डांटा कि वो दरवाजा पाठक कर क्यों चला आया। ऐसा करने से उनके लिए और ऑकवर्ड हो जाएगा। आफ्टर ऑल उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने उसकी बात काट कर सवाल किया। आफ्टर ऑल क्या वो जियांग नाम का आदमी इज्जतदार है, इसलिए वो उसकी बेइज्जती कर सकता है और उसके पास कुछ नहीं है क्या? उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि उसका वो मतलब नहीं था। वो आदमी एबनॉर्मल पावर रखता है। यूज सच में डर था कि उसकी बड़ी फैमिली बिजनेस को टारगेट किया जा रहा है और उसे नुकसान होगा, लेकिन उसे जरा भी फिक्र नहीं थी। उसका चैलेंज, वो जितनी जल्दी हो सके आ जाए। उसने नरम लहजे में उसे समझना शुरू किया। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो किसी को यूज बुली नहीं करने देगा। लेकिन उसके एम्प्लॉयज का क्या? अगर यूज सच में प्रॉब्लम होती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो उन्हें नॉर्थ वेस्ट विंड पे जीना पड़ेगा। उसने फिर भी उसे मनाने की कोशिश की कि उसे जाकर उससे अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। चेन युएन ने ऑब्वियसली अपॉलॉजी डीन से मना कर दिया और उल्टा उससे पूछा कि क्या वो पागल हो गई है। गुस्से में उसने फोन कट कर दिया। सु वायु मो का चेहरा काला पैट गया जब यूज फोन से डिस्कनेक्ट होने का नोटिफिकेशन मिला। उसने सोचा नहीं था कि वो उस पर हाई फोन कट कर देगा। अगर ऐसा है तो अब वो उसकी परवाह नहीं करेगी। जब एम्परर को फिक्र नहीं तो उसे जल्दी करने की क्या जरूरत? कुछ दिन बाद युए लिंग शुआंग अपने ऑफिस में बैठी थी, तभी एक सायो चेन घबराकर अंदर दौड़ा और बोला, सब खत्म हो गया। उसने टैबलेट दिखाया जिसमें 3 सिटीज टाइनमेन, जियांडाओ और कियांजियांग में रियल एस्टेट परचेज पर रिस्ट्रिक्शन का ऑर्डर था। ये ऑर्डर युए लिंग शुआंग के सामने था। उसने रिपोर्ट किया कि हमने इन 3 एरियाज में बहुत सारी रियल एस्टेट बेच दी है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ।
अब हम स्टक हो गए हैं। युए लिंग शुआंग ने तुरंत सोचा कि उन्हें अनलॉग ऑन को रिफंड देना पड़ेगा जिन्होंने इन 3 एरियाज में लैंड खरीदी थी, क्योंकि अब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर रिफंड नहीं किया तो लोगों को गुस्सा आ जाएगा और वो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अगर रिफंड किया तो कॉरपोरेशन का कैपिटल बजट मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। उसने एक्सायो चेन को कहा कि पैनिक मत करो और बैंक्स के क्रेडिट डिपार्टमेंट को कॉल करके हमारे लोन के बारे में पूछो। इतना टाइम हो गया है, अब तक तो ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। वो जल्दी से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चली गई। 10 मिनट बाद एक्सायो चेन वापस आई और रिपोर्ट किया कि जिन बैंक्स ने लोन दिया था वो सब हिचकिचते हुए कह रहे हैं कि हमारा लोन टाइम पार नहीं आ सकता, और स्पेसिफिक रीजन तो किसी ने नहीं बताया। युए लिंग शुआंग अब सोच रही थी कि इस टाइम पार लैंड परचेज रिस्ट्रिक्शन को रिवोक नहीं किया जा सकता। लोन्स लेट हो रहे हैं, ये सब ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्दे के पीछे से मैनिपुलेट कर रहा है। आखिर ये कौन है? उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, सिर्फ अपने सुपीरियर को कॉल करके उनकी ओपिनियन मांग सकती थी। युए लिंग शुआंग को किसी से इतने रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते देखकर उसकी असिस्टेंट का चेहरा कंफ्यूज्ड हो गया। चेन युअन एक नूडल शॉप में था। नूडल खाते हुए उसका फोन सुनते हुए यूज रफ आइडिया हो गया कि कॉरपोरेशन को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लैंड एक्विजिशन पर बन लगा दिया गया है। वो शर्मिंदा होकर अपनी गलती मान रही थी कि उसने सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया और उसकी प्लानिंग की कमी की वजह से यूज डिसअपॉइंट होना पड़ा। उसने यूज बीच में ही रोका और सीधे पूछा, कितने पैसे चाहिए? मेन ट्रांसफर करता हूँ। दिल ही दिल में वो बहुत खुश था। फाइनली उसके मनी बर्निंग का मौका आ गया था। उसके पास इतना पैसा था कि हेलीकॉप्टर से या टोकरियों में भी लाया जाए तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये 30 बिलियन कैपिटल का कॉम्पेंसेशन उसके लिए क्या है? उसने फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिए कि होम बायर्स को रिफंड दे दो, बैंक्स लोन अप्रूव नहीं कर रहे तो हम खुद पेमेंट करेंगे। ये बिजनेस है, एक बड़ी एंटरप्राइज ऐसे हाई जेनरस तरीके से काम करती है। उसकी इतनी काम और जेनरस टोन सुनकर यूस्ट्यूरेंट लगा कि उसने ये सब पहले हाई प्रिडिक्ट कर लिया था। हालांकि चेन युअन ने इतनी क्लियरली बात कही थी, फिर भी युए लिंग शुआंग को 30 बिलियन कॉम्पेंसेशन अमाउंट को लेकर फिक्र हो रही थी। उसने ट्यूरेंट यूज रियश्योर किया कि 30 बिलियन कुछ भी नहीं है, हम फ्यूचर में इसे बहुत ज्यादा कमा लेंगे। उसने स्मार्टनेस दिखाई और खुद ही उसके इंटेंशन को गैस किया कि जितना जेनरस कॉम्पेंसेशन होगा उतनी हाई फेवरेबल कंडीशंस होंगी। सबको लगा कि एफईआई डन में बहुत स्ट्रेंथ है और उसका फिल्म सिटी प्रोजेक्ट और भी प्रॉमिसिंग लगेगा। परचेज रिस्ट्रिक्शन भी एक तरह का प्रूफ है, जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन उतनी ही घर की कीमत बढ़ेगी और उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल होगी। यूज लगा कि उसकी स्ट्रैटेजी ऑफ रिट्रीटिंग टू एडवांस कमाल की है। वो उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही प्रोसीड करेगी। चेन युअन को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही थी, लेकिन वो बहुत खुश था क्योंकि वो हमेशा उसके साथ मनी बर्निंग में कोऑपरेट करती थी। उससे फोन पर बात करते करते उसने आराम से 1 डजन से ज्यादा बाउल्स नूडल्स खा लिए थे और अभी भी 11th बॉल में सीजनिंग ऐड कर रहा था। युए लिंग शुआंग के बैंक अकाउंट में जल्दी हाई नोटिफिकेशन आया कि अकाउंट बैलेंस में 200 बिलियन ऐड हो गए हैं, जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने कई बार चेक किया। यूज और पक्का हो गया कि उसने ये सब पहले से एंटिसिपेट कर रखा था, इसलिए उसने इतना सारा रिजर्व कैपिटल इकट्ठा कर रखा था जिसे एक साथ मोबिलाइज किया जा सके। यूज लगा कि वो नॉर्मली तो मजाक करता रहता है, लेकिन असल में हमेशा बहुत बिजी रहता है और हर काम को बहुत केयरफुली प्लान करता है। उसकी अफेक्शन लेवल 1 बढ़ गया। करंट अफेक्शन स्कोर 99 पॉइंट्स। टारगेट लिक बॉल युए लिंग शुआंग ने होस्ट की तारीफ की है। अफेक्शन पॉइंट्स ब्रेकआउट रिवॉर्ड होस्ट 10 एनहांसमेंट पॉइंट्स। माडो में लीजिया म्यू को भी किन कांग युएन से होम परचेज लिमिट का नोटिफिकेशन मिला। यूज लगा कि ये बहुत ट्रबलसम है और इसने उसके ओरिजिनल प्लान को खराब कर दिया। चेन युएन की वेरियस इंडस्ट्रीज पर ऑल आउट अटैक लॉन्च करना, उसके सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक करना और फिर एंड में फेटल ब्लो देना। करंटली एफईआई दो कैपिटल का डेट रेशियो बहुत लो है, वर्किंग कैपिटल बहुत स्ट्रांग होगा। यूज डाउट था कि उसने उसके इंटेंशंस को सेंस कर लिया था, इसलिए उसने ये सीक्रेट ऑर्डर निकला। उसने ट्यूरेंट अपने सबॉर्डिनेट्स को बोला कि सारे फाइनेंशियल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करें, मीटिंग बुलाएं, गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले और ये बन हटवाया जाए। कैपिटल सिटी में रात के वक्त कलरफुल लाइट्स से सारी गलियां चमक रही थी। एक अननेम्ड बार में जियांग शेनवो ने शैंपेन बॉटल का कैप खोला तो उसके आसपास की लड़कियों ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, जियांग शाओ, आप तो बेड एक्सपर्ट हो।
वो उनकी फ्लैटरिंग आवाजों और खुशमदी में डूबा हुआ था। अचानक उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ से उसे बताया गया कि लैंड परचेज लिमिट्स के चलते पूरे स्टेट में फिर से नया प्रेशर आ गया है और उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। उसने पलटकर पूछा, क्या तुम्हें ट्रैन वेन की असली पावर का अंदाजा नहीं था कि वो इतना पावरफुल होगा? उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही कहा। अब कुछ बड़े बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स ने लोकल अथॉरिटीज पर अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस शख्स का नेटवर्क इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये मामले सिर्फ एक के कहने से हल नहीं होते। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि जियांग चेनवू की आंखों में आंसू भर आए। सहना पड़ेगा चाहे जान भी चली जाए, उसने खुद से कहा। मैं ट्रैन वेन से बदला लेकर रहूंगा। अभी मैं अपने अंकल को फोन करके ये मामला सुलझाऊंगा। मैं नहीं मानता कि मेरे अंकल भी इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। फोन काटने के बाद वो अकेले में बदबदाया। मैंने तो सोचा था कि ट्रैन वेन सिर्फ डांग ह्यूई डिपार्टमेंट के कनेक्शंस पर हाईटेक का है, पर मुझे क्या पता था कि उसके पीछे इतनी जबरदस्त पावर छुपी है। इसने तो मेरी आंखें ही खोल दी है। पर एक बार अगर यंग मास्टर जियांग ने कोई कदम उठा लिया है तो अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं, वरना जियांग परिवार की इज्जत कहीं मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगी। अगली सुबह हुडा यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ट्रैन वेन अभी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच ही रहा था कि प्रिंसिपल के लगातार फोन आने लगे, यूज याद दिलाने के लिए। इस बार के प्रोविंशियल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में पूरी यूनिवर्सिटी की उम्मीद तुम्ही से है। तुम्हें फर्स्ट प्राइज जीतकर हुडा यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करना ही होगा, ट्रैन वेन। अब तक तो स्कूल को सिर्फ थर्ड प्राइजेस या कंसोलेशन प्राइजेस से ही काम चलना पड़ा है, कभी कोई वैल्यूएबल ट्रॉफी हाथ नहीं लगी। ट्रैन वेन ने भी प्रिंसिपल की बात मानी और वादा किया कि वो हाईएस्ट प्राइज जीत कर ही लौटेगा। जब प्रिंसिपल ने खुद इतनी उम्मीद से कहा था तो उसे भी रिस्पेक्ट देनी बनती थी। आखिर वो उसकी बात कैसे टाल सकता था? पर जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की तो भीड़ लगी हुई थी। ये देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया। ली यांग भी एक फॉर्म लेकर रजिस्ट्रेशन के लिए आया था। दूर से उससे देखते ही ना जाने क्यों उसके दिल में ट्रैन वेन के लिए पहले जैसी नफरत अब बाकी नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि अब वो उसकी असली आइडेंटिटी जानता था कि वो येन जोंग है, एक ऐसा शख्स जो उसकी पहुंच से बहुत दूर एक अलग ही दुनिया में रहता है। वो खुद चलकर उसके पास गया और एक सिगरेट ऑफर की, मगर ट्रैन वेन ने मना कर दिया, कहकर कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उसने खुद के लिए एक सिगरेट जलाई और कहा, सही कहा यार, तेरी बात में दम है। यूज लगा कि ट्रैन वेन की जिंदगी तो एकदम रंगीन तस्वीर जैसी है, जिसे देखकर उसे हद से ज्यादा जेलसी हो रही थी। तू यंग है, रिच है और एक्साई और रोयू भी तुझे पसंद करती है। मैं तो घोड़े की दवाई खाकर भी तेरी बराबरी नहीं कर सकता। उसने अचानक उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और ट्रूस का ऑफर किया, जैसे कि उन्होंने एक दूसरे को टिट फॉर टैट जवाब दिया हो। अब वो स्कोर बराबर था। ट्रैन वेन तो हैरत में डूब गया। यूज यकीन ही नहीं हुआ, ये बंदा ये क्या मजाक कर रहा है। एक सरप्राइज अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दूसरा सरप्राइज सामने आ गया। पीछे से एक लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक मीठी खानकती सी आवाज उसके कानों में पड़ी। यूज पता था कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए आया है, तो वो यूज चीयर करने आई थी। हाजी एन ने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ ट्रैन वेन को ग्रीट किया। ली यांग तो गुस्से से पागल हो गया। उसने उंगली दिखाकर उससे उसका नाम पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने उसे पीठ दिखाई और बेबाक जवाब दिया, तुम्हें क्या लेना देना है? हम तो बहुत पहले हाई ब्रेकअप कर चुके हैं। मेरी जिंदगी के मामले अब तुम नहीं संभल सकते। उसके तेज अल्फाज उसके लिए जैसे बिजली बनकर गिरे। उसने दर्द से अपना बायां सीना पकड़ लिया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, जैसे उसकी ज़बान पर ताला लग गया हो। यूज नजरअंदाज करते हुए वो सीधे उसके सामने आई और मुस्कुराते हुए बोली, प्रिंसिपल ने मुझे यहाँ तुम्हारा असिस्टेंट बनाकर भेजा है। अभी से लेकर मैच खत्म होने तक तुम्हारे सारे काम मैं ही संभालूंगी। वो यूज ट्रैन वेन पर यू फिदा होते हुए देख रहा था और अपने अभी के अल्फाजों पर थोड़ा पछता रहा था। काश उसने पहले की सारी दुश्मनी भुलाने की बात ना की होती। इस वक्त उसके दिल में इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू बारिश की तरह बरस रहे थे। लेकिन बहुत जल्द उसके चेहरे का रंग बादल गया, जैसे उसने कुछ सोच लिया हो। उसने सोचा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का येन जोंग जैसे शख्स के साथ होना, ये तो बड़ी प्राउड करने वाली बात है जिसे वो हर किसी को बता सकता है। उसने उसकी अजीब हरकतें देखी, कभी खुश कभी दुखी, तो उसे थोड़ी घिन आई। उसने मन ही मन सोचा कि उससे ब्रेकअप करना एकदम सही डिसीजन था।
ये बंदा तो पक्का मेंटली अनस्टेबल है। ट्रैन वियेन भी अब वहां से चल दिया। हाँ जी एन उसके पीछे पीछे चलने लगी, बिल्कुल एक असली असिस्टेंट की तरह। उसने उससे पूछा कि वो कितनी कैटेगरीज में रजिस्टर करवाना चाहता है, उसका क्या प्लान है। वो पहली बार ऐसे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रहा था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था, वो बिल्कुल क्लूलेस था। तो फिर वो जैसे एक टीचर बन गई और उसे एक एक चीज समझाने लगी, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। कुल 28 कैटेगरीज है, जैसे शॉर्ट डिस्टेंस रन, लॉन्ग डिस्टेंस रन और मिडिल डिस्टेंस रन। फिर हर्डल रेस भी है और 20 किलोमीटर्स वॉक, 50 किलोमीटर्स वॉक भी शामिल है और हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप और पोल वॉल्ट भी है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो और ऐसे ही कई दूसरे इवेंट्स भी हैं। ये सब सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया और उसे कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन 10 डीकैथलॉन इवेंट्स में कर दे। हाँ जी एन ने हैरा होकर फिर से कंफर्म किया, क्या तुम सच में सीरियस हो? अगर 10 डीकैथलॉन इवेंट्स में रजिस्टर करोगे तो 2 दिन लग जाएंगे कंपटीशन में। इसमें बहुत एनर्जी लगती है, मुझे डर है कि तुम ये सब हैंडल नहीं कर पाओगे। पहले दिन 100 मीटर स्प्रिंट, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 रन होगा। दूसरे दिन बाकी के इवेंट्स होंगे, जैसे 110 मीटर हर्डल्स, पोल वॉल्ट और लॉन्ग डिस्टेंस रन। ट्रैन वियेन ने कॉन्फिडेंटली अपने मसल्स दिखाए और कहा, कोई बात नहीं, मैं घर पर रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ और डेफिनेटली चैंपियनशिप स्कूल के लिए जीत कर ही रहूंगा। ना जाने कब कुछ लड़कियां वहां आ गई थी। जैसी ही उसने अपने मसल्स दिखाए, वो यूज हार्ट शेप्ड आइज से देखने लगी और मुंह से निकल पड़ा, कितने हैंडसम है। बहुत सारे लोगों ने उसे जल्द हाई रिकॉग्नाइज कर लिया और अपने फोन्स निकलकर उसकी पिक्चर्स लेने लगे। वो हैरान थे कि वो स्कूल वापस क्यों आया है और इस बार तो प्रोविंशियल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी हिस्सा ले रहा है। आखिर बात क्या है? एक दूसरे गोल्फ कोर्स पर 2 अंकल्स, जिनमें से एक डांग ह्यूइदा, वो भी येनजोंग के प्रोविंशियल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने की बात कर रहे थे। डांग ह्यूई हैरान थे, उसकी टीवी सिटी प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ होने के बाद भी उसकी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो कंपटीशन में हिस्सा ले। क्या ये बंदा पागल हो गया है? दूसरे शख्स ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, अरे ये तो ये बताता है कि उसकी कैपिटल टर्नओवर एबिलिटी कितनी मजबूत है। उन छोटी मोटी चीजों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई। आज ट्रैन वियेन कैम वियेन रेजिडेंशियल एरिया में अपने घर लौट आया। जैसे ही सूरज ढलने लगा था, जैसे ही उसने लाइट जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि एक डाइनिंग टेबल पर खाना बिल्कुल तैयार लगा हुआ था। उसने समझ लिया कि जेडा यूलियो यहाँ आई थी, लेकिन वहाँ कोई दिखा नहीं, बस टेबल पर एक छोटा सा नोट पड़ा था। जेडा यूलियो ने नोट में लिखा था कि उसने सूप बनाकर टेबल पर रख दिया है, वो जरूर पाए ले। उसने ये भी बताया कि अब वो एक चैरिटी फंड की डायरेक्टर बन गई है और हाल ही में बहुत बिजी है, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्क करेगी ताकि उसकी एक्सीलेंस के लायक बन सके। नोट के आखिर में एक्सायो लुओ ने लिखा था, तुम्हारी एक्सायो लुओ हार्ड वर्क कर रही है। नोट हाथ में लिए और अपनी पसंद के डिशेस से भरी टेबल को देखते हुए यूज बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उसने हमेशा उसके लिए इतनी फिक्र की है, इतना कुछ सोचा है, लेकिन वो उसके साथ ज्यादा टाइम ही नहीं बिता पाया। उसने सोचा कि जब भी मौका मिलेगा वो उस पर एनहांसमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। वैसे भी जब से वो फंक्शन अनलॉक हुआ था, उसने कभी यूज ट्राई ही नहीं किया था। 2 दिन बाद माडो में ली जियमो के प्राइवेट विला पर किन के यूएन फिर से उसके लिए बुरी खबर लेकर आया। ट्रैन वियेन का बैकग्राउंड थोड़ा टेरिफाइंग है बॉस। हमने अलग अलग ग्रुप्स से कांटेक्ट किया और उन पर प्रेशर बनाया, लेकिन परचेज ऑर्डर को न सिर्फ हत्या नहीं गया बल्कि कुछ बड़े बड़े फिगर्स भी इसमें शामिल हो गए। सुना है इस बार तो जियांग फैमिली का भी हाथ है। अब उसमें कोई जान नहीं बची थी, वो पूरा टूट चुका था। अपनी जिंदगी में पहली बार वो अपनी गलती मान रहा था, एक गलती जिसकी कीमत शायद बहुत बड़ी थी। किन केयान ने झिझकते हुए पूछा, तो क्या हम अब भी चेन युएन को टारगेट करेंगे? उसने हाथ हिलाकर उसे पहले बाहर जाने को कहा। उसका चेहरा गुस्से से काला पैट गया, आंखों में शैतानत झलक रही थी। वो मन ही मन बदबदाया, धित्त तेरी की। किंग थाना की गियांग फैमिली से टक्कर लेना आसान नहीं है। पता नहीं उसने उनसे कनेक्शंस कब बना लिए। एक और शख्स जिसके हालात एलवाई गिया एमसी से कुछ बेहतर नहीं थे। इधर किंग थाना में गियांग THNV को अपने प्राइवेट घर में फैमिली के एल्डर्स से लगातार ताने मिल रहे थे। THNV, तुमने इतना थॉटलेस काम कैसे किया?
क्या तुम्हें पता है तुम्हारे इस परचेज रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर की वजह से फैमिली में कितनी इंटरनल फाइटिंग हुई है? मुझे कितने कॉन्टैक्ट्स यूज करने पड़े हैं इसको सेटल डाउन करने के लिए। अगले कुछ दिन तुम घर पर हाय रहो और खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो। बाहर निकलकर और ट्रबल क्रिएट मत करना। उसने सोचा भी नहीं था कि टीआरएन वीन पर अटैक शुरू करते हाई यूज इतनी हेडेक हो जाएगी। इस बार टीआरएन वीन को न सिर्फ एक मुश्किल से निकलने का मौका मिला, बल्कि शायद उसकी कोई अच्छी बात भी हो गई। एक बार हारे तो क्या हुआ, दूसरी बार ट्राई करेंगे। उसका चेहरा और भी सिनिस्टर हो गया। यूज यकीन नहीं था कि अगर बैंक ने लोन डिनाई कर दिया तो टीआरएन वीन इन्वेस्टमेंट कैपिटल कैसे अरेंज करेगा। भले हाई डू अलग अलग जगहों पर ज्ञान टीएचएनवी और एलवाई गया एमसी दोनों का एक ही दुश्मन था और एक हाई डिटर्मिनेशन। एक दिन टीआरएन वीन को ऐसी हार देंगे कि वो फिर कभी सर उठा नहीं पाएगा। हाथाना के वहुया स्टेडियम में अब माहौल एकदम लाइवली था। ओलंपिक्स के होस्ट की आवाज गूंजी, पहला इवेंट हाई जंप अभी शुरू हो रहा है। सब एथलीट्स अपनी पोजीशंस ले लें। टीआरएन वीन भी बाकी एथलीट्स की तरह अपनी बॉडी स्ट्रेच कर रहा था, अन इवेंट्स के लिए वार्म अप कर रहा था जिनमें यूज पार्टिसिपेट करना था। ब्लैक स्पोर्ट्स अटायर में वो एकदम हैंडसम लग रहा था, परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग वाइब्स दे रहा था। इसे छोटी लड़कियां यूज प्रेस किए बिना रह नहीं पाएं। येन टीएनजी कितने हैंडसम है, लगता है जैसे फीनिक्स मुर्गियों के झुंड में आ गया हो। कुछ लोगों को उसकी कैपेबिलिटी पर डाउट था। येन टीएनजी का हाई जंप में पार्टिसिपेट करना थोड़ा हार्ड टू बिलीव है। सुना है इस बार के हाई जंप में टॉप सीड्स भी है। जब वो वार्म अप कर रहा था तभी एक लंबा स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला आदमी बाहें मोड़ उसके सामने खड़ा हो गया। उसने टॉन्ट करते हुए पूछा, तुम ही हो येन टीएनजी? देखने में तो थोड़े वीक लगते हो। टीआरएन वीन ने लिu जाएंकियांग को कंफ्यूज्ड नजर से देखा। वो फिर से बोला, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा डिस्पाइस किया है जो स्पोर्ट्स को उसे करके खुद को एग्जैजरेट करते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ तो तुम डेफिनेटली बुरी तरह हारोगे। टीआरएन वीन को लगा जैसे एक क्रो उसके सर के ऊपर से उड़ गया हो। उसकी बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आई। सच में उसे लगा कि ये आदमी पागल हो गया है। ग्रास फील्ड पर रेफरी ने विसल बाजा दी थी। इवेंट शुरू हो चुका था। लिu जाएंकियांग एक फियर्स टाइगर की तरह फील्ड पार दौड़ा। वो मन ही मन टीआरएन वीन का शुक्रिया कर रहा था। उसकी वजह से इस कंपटीशन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट हुआ था। इतना ही नहीं, पूरा इवेंट रिपोर्टर्स लाइव कवर कर रहे थे। मीडिया कवरेज किसी बेड कंपटीशन से कम नहीं थी। उसने जीतने का रिजॉल्व कर लिया था, क्योंकि इस बार जीतने से उसका नाम ट्योरेंट फेमस हो जाएगा। उसने डायरेक्टली 2.2 मीटर्स की हाइट क्रॉस कर ली। नीचे से लोगों की चीयरिंग रुक नहीं रही थी। यूज एस प्लेयर कहकर तारीफ कर रहे थे। बहुत स्ट्रांग है। टीआरएन वीन एक तरफ खड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। यूज लगा ये हाइट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उसने भी अपना इवेंट शुरू किया। वो अपनी बॉडी को अच्छे से जानता था। ये हाइट उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके लिए हाइट कितनी है ये इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि ये इम्पोर्टेंट था कि वो कैसे ओवर शो ऑफ ना करे और ऑडियंस को शॉक ना करे। रेफरी ने जोर से टीआरएन वीन का नाम पुकारा। अगले ही पाल लिu जियनन ने भी 2.2 मीटर्स का रिकॉर्ड अचीव कर लिया, जिसे उससे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो। ये कैसे हो सकता है? यूज ये एक्सेप्ट नहीं हुआ कि कोई उसके रैंक पार आ गया है, तो उसने ट्योरेंट 2.3 मीटर्स की हाइट पार चैलेंज किया। ये वो लिमिट थी जो उसने पहले अचीव की थी। बस इस बार कोई गलती ना हो तो वो विनर बन जाएगा। अफसोस, डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। जब वो बार क्रॉस करने वाला था तब उसका एक पैर बार से उलझ गया और बार उसके ऊपर गिर गया। रिजल्ट क्लियर था, वो 2.3 मीटर्स पार फेल हो गया। टीआरएन वीन को यकीन नहीं हुआ कि वो हाइट उसकी लिमिट थी। उसने ट्योरेंट रेफरी को कहा कि वो 3 मीटर्स पार ट्राई करना चाहता है। सबकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। क्या वो पागल हो गया है? ओलंपिक्स में अब तक किसी ने भी ये हाइट क्रॉस नहीं की थी। विस्पर्स की आवाज बैंड ही नहीं हो रही थी। कॉल कब से गूंज रही थी, फिर भी उसने कोई मूवमेंट नहीं की। नीचे लोग एक दूसरे को देखकर हैरानी से पूछ रहे थे, ये दौड़ क्यों नहीं रहा? क्या कंपटीशन शुरू नहीं हुआ? बातें चलती रही। किसी ने डाउट किया, क्या वो गिव अप कर रहा है? लिu जाएंकियांग ने ये देखा तो वो अंदर ही अंदर खुश हुआ। उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था। अभी आधा ही हुआ है और अभी से गिव अप करना चाहता है। 3 मीटर्स का चैलेंज करने का सिर्फ दिखावा था। मैं तो पक्का जीत गया। अचानक उसके पैर जमीन पर घूमने लगे। घूमते हुए वो फोल्ड हो गए। वो अपनी रेडी पोजीशन में बैठ गया। उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल थी।
टाइम टू शो माई स्किल। उसने खुद को उछाला, मन ही मन सोचा 3 मीटर्स, इट्स एज इजी एज कैरिंग अ टेबल। नीचे सबकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई, मुंह पूरे खुल चुके थे, हाथ मुट्ठियों में बैंड द चेहरों पर टेंशन साफ झलक रही थी। एक ने पास वाले की शर्ट पकड़ते हुए कहा, जल्दी मुझे एक थप्पड़ मार, मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूं। उसकी आंखें अब भी ट्रैक पर टिकी हुई थी। दूसरा अपनी हैरानी छुपा नहीं पाया। वो हिचकिचते हुए बोला, हम एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। स्टेडियम की सबसे ऊंची जगह पर इवेंट को सबसे क्लियरली ऑब्जर्व करने वाला एमसी लगातार कमेंट कर रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी अभी इस प्रोविंशियल लेवल कंपटीशन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 3 मीटर्स। ये एक नया रिकॉर्ड है जो लेजेंडरी येन टिएनजी ने बनाया है। लियो जायनकियांग जमीन पर गिर गया, पसीने में लटपट था, आंखें और मुंह शौक से खुले थे। वो यकीन नहीं कर पाया जो उसने देखा। उसने खुद से पूछा, ये कैसे हो सकता है? 3 मीटर्स। खूबसूरत हाजिंग हाथ में वाटर बॉटल लिए यूज अप्रिशिएट करती आंखों से देख रही थी, लगातार उसकी तारीफ कर रही थी, बहुत अच्छे, तुम जीत गए। उस छोटी ब्यूटी से वाटर बॉटल लेते हुए टीआरएन वीन मुस्कुराया और कॉन्फिडेंस से बोला, इस फर्स्ट राउंड के बाद भी मैं जीतता रहूंगा। 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद सब अपनी पोजीशंस पर बैठ गए, लॉन्ग जंप इवेंट का इंतजार कर रहे थे। लियो जायनकियांग रेडी पोजीशन में था, मन ही मन खुद से रिजॉल्व कर रहा था, अभी भी चांस है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। उसने जंप लेने के लिए दौड़ना शुरू किया और ऊंचा उछला, खुद को बोला 10 साल से ज्यादा की हार्ड ट्रेनिंग इसी मोमेंट के लिए थी। लंबी स्लाइड के बाद वो फाइनली 7 मीटर्स पार रुका। उसने टीआरएन वीन की तरफ ट्रायम्फेंटली देखा, पर उसकी नजर टीआरएन वीन और हाजिंग के रोमांटिक मोमेंट पार पड़ी। दोनों हंस रहे थे, उसके स्कोर की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, जिसे वो गुस्से से HMPH करता हुआ उसका नाम लिया। उसने टीआरएन वीन को चैलेंज किया, अपना हाथ थम्स डाउन करते हुए, एकदम अनोइंग एक्सप्रेशन के साथ। उसने टॉन्ट किया कि टीआरएन वीन उसे कैसे बीट करेगा। छोटी ब्यूटी को वाटर बॉटल वापस देते हुए टीआरएन वीन ने शुरू से एंड तक लियो जायनकियांग की तरफ देखा ही नहीं। ये देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया, आंखों में अंगारे लिए गर्जा, धिक्क है, उसने तो मुझे नोटिस भी नहीं किया। अब टीआरएन वीन की बारी थी। उसकी प्रेपरेशंस इतनी फास्ट थी कि कोई देख ही नहीं पाया, बस वो स्लाइड करता हुआ आया, पैर फैलाकर, और एकदम सॉफ्टली लैंड किया। इस बार कमेंटेटर और जोर से चिल्लाया, प्लेयर टीआरएन वीन 9 मीटर्स। नीचे पूरा क्राउड खुशी से झूम उठा, चिल्लाने लगा। एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फैंस जोर जोर से येन टिएनजी चिल्ला रहे थे, उन्हें वो देश के स्पोर्ट्स का होप लग रहा था। उसकी पूरी लगन से परफॉर्म करने की स्पिरिट और बार बार रिकॉर्ड्स बनाने की वजह से वहां मौजूद हर लड़की उसकी तारीफ करने लगी। सबको लगा वो कितना पावरफुल है। किंग वुशुएन के बगल में यहाँ भी थी, जो मैजिक सिटी से हाचेंग सिर्फ उसकी कंपटीशन लाइव देखने आई थी। अपने हाथ क्रॉस करके उसकी आंखें फील्ड पार उस यंग मन पर टिकी हुई थी। उसने कमेंट किया, इस बार हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों का डुअल चैंपियन पक्का येन टिएनजी हाई बनेगा। उसका स्किल लेवल टॉप एथलीट्स को भी टक्कर दे सकता है। ये बंदा बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा रहा है। दीप हैम ने भी अग्री करते हुए कहा, ये हमेशा लोगों को सरप्राइज करता है। अचानक किन वुशुएन को चेन युएन की रीसेंट डिफिकल्टीज याद आई। यूज काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, फेदून को टारगेट किया जा रहा था। वो एक टाइट स्पॉट में था। उसने प्रपोज किया, क्यों ना हम उसकी हेल्प करें और इस कंपनी के कुछ शेयर्स भी खरीद लें। ये हाँ ने सर हिलाया कि ये आइडिया अभी के लिए सही नहीं है। उसका मानना था कि उसे उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है। एक हाथ से चेस्ट पार और दूसरे हाथ से चिन सपोर्ट करते हुए उसने सोच विचार करते हुए अपोनेंट की पोटेंशियल को जज किया। फेदून की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नॉर्मल है। कुछ टेम्परेरी सेटबैक्स उनकी एक्सपांशन को स्लो कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर डैमेज नहीं होगा। साथ ही उसने अपना पॉइंट भी क्लियर किया कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। देश के करंट सिचुएशन के बारे में सोचते हुए दो पावरफुल फोर्सेस एक परचेज रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर को लेकर बुरी तरह टकरा रहे थे। एक तरफ बेड फाइनेंशियल ग्रुप्स द जोआस ऑर्डर को हटाने की मांग कर रहे थे और दूसरी तरफ वो फोर्स थी जो उल्टास बैन को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये सब सुनकर टीएन वो सॉन्ग सोचने लगी कि क्या उन दोनों फोर्सेस में से किसी का टीआरएन वीन से कनेक्शन है। यूज लगा, शायद वो एनर्जी शॉक से गुजर रहा है। दीप हैम ने कामली कहा कि टीआरएन वीन का उन दोनों फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है।
उसकी नजरों में टीआरएन वीन के पास एक पावरफुल अट्रैक्शन फोर्स है और वो दोनों फोर्सेस बस दो फियर्स डॉग्स की तरह है। दूसरे के हाथ में बोन देखकर वो आपस में गुर्रा रहे हैं और लड़ रहे हैं अस डिलिशियस प्रे को पाने के लिए। और वो बोन होल्डर टीआरएन वीन खुद है। उसने खुद अपने लिए एक एडवांटेजियस सिचुएशन क्रिएट की है। टीएन वो सॉन्ग को अब बात समझ आई और उसने कंफर्म किया, तो तुम्हारा मतलब है कि वो दोनों फोर्सेस टीआरएन वीन को टारगेट कर रहे हैं और उसके डायरेक्शन में ही दोनों साइड्स ने क्रॉस चेक करके एरर्स क्रिएट किए। दीप हैम ने सर हिलाकर कंफर्म किया, बिल्कुल सही। टीएन वो सॉन्ग का चेहरा फीका पैट गया। उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतना प्रोफाउंड एंड अनप्रिडिक्टेबल होगा। उसने तारीफ करते हुए कहा, शाबाश। बेड फाइनेंशियल ग्रुप्स और इंपीरियल कैपिटल फैमिलीज के साथ खेलने की हिम्मत रखता है। उसने एक बार फिर फील्ड की तरफ देखा जहां टीआरएन वीन था, यूज बेड अप्रिशिएशन के साथ देखते हुए। स्टैंड्स के नीचे लोग अब भी फील्ड पार गौर से देख रहे थे, हैरान थे कि ये किस तरह की इंटेलिजेंस है। बस उन्होंने देखा कि टीआरएन वीन ने अपने राइट हैंड में शॉट पुट पकड़ा हुआ था। उसका बॉडी 45 डिग्री एंगल पार पीछे की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो थ्रो करने की तैयारी कर रहा हो। कमेंटेटर की आवाज एक बार फिर गूंज उठी, नेक्स्ट हमारे डुअल चैंपियन टीआरएन वीन को फील्ड पार बुलाया जाएगा। आयरन शॉट पुट हाथ में लिए उसने मन ही मन सोचा, ये शॉट पुट हल्का नहीं है, देखते हैं कितना दूर जाता है। उसकी रेडी स्टांस को देखकर लिu जांगकियांग ने मजाक उड़ते हुए कहा, ये स्टांस तो बिल्कुल एमेट्योरिश है। स्टैंड्स के नीचे सब लोग मर्मरिंग और डिस्कस करने लगे। शॉट पुट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एक्सट्रीमली हाई फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। कितना भी स्ट्रांग हो, वो तो अभी न्यूकमर है। किसी को यकीन नहीं था कि वो ये कंपटीशन जीतेगा। उस शॉट पुट के ट्रेजेक्टरी को देखते ही उसकी तो जैसे सारी इज्जत उतर गई। उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। शॉट पुट जहां गिरा वहां एक जोर से आवाज आई और धुएं का गुबार सा छा गया। रेफरी जल्दी से कंफर्म करने दौड़ा और वो खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। उसके मुंह से लड़खड़ते हुए निकला 225 मीटर्स। वो जमीन पर गिर गया, उसके कपड़े फट गए थे और चेहरे से पसीना तापक रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और बदबदाया, ये इंसान है भी या नहीं। 200 मीटर्स से भी ज्यादा। गेम्स के दूसरे दिन भी सब लोग पूरी संख्या में मौजूद थे। एथलीट्स को कॉम्पीट करते देखने का इंतजार कर रहे थे। फिनिश लाइन पार सबसे पहले पहुंचने वाला, एक बार फिर कमेंटेटर ने टीआरएन वीन का नाम पुकारा, 400 मीटर चैंपियन टीआरएन वीन। उसने एक बार फिर जैवलिन थ्रो कंपटीशन में अपनी किस्मत आजमाई। उसकी पोस्चर एकदम परफेक्ट थी। उसने जैवलिन ऐसे फेंकी कि वो हवा में उड़ती चली गई। स्टैंड्स के नीचे सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चैंपियन का नाम एक बार फिर जोर से अनाउंस हुआ, जैवलिन थ्रो का चैंपियन टीआरएन वीन। कोर्ट के बगल में वेटिंग बेंच पार बैठे हुए उसने हे जिंग को आते हुए देखा। जैसे ही वो उसके पास पहुंची उसने एक्साइटेड होकर कहा, आप तो सुपर हो। उसने उसे एक मिनरल वाटर की बोतल दी। उसकी आंखें चमक रही थी और वो नॉन स्टॉप बोल रही थी, प्राउड थी कि उसने इतनी जल्दी इतने सारे स्पोर्ट्स रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। जिंग के हाथ से पानी की बोतल लेते हुए, जिसके चेहरे पर पसीना बह रहा था, उसने पूछा, नेक्स्ट इवेंट कौन सा है। उसकी तरफ अफेक्शनेट आइज से देखते हुए उसने रिप्लाई किया, नेक्स्ट इवेंट है 110 मीटर हर्डल्स। उसने खड़े होकर बिना उसकी आंखों से नजरें हटाए बोतल से पानी पिया। यूज क्या पता था कि उसने अभी अभी किसी के दिल की धड़कन मिस करवा दी थी। उसका चेहरा लाल हो गया। वो उसे अपनी बड़ी इनोसेंट आंखों से देखती रही और खुद से ही पागलों की तरह बदबदाने लगी। उसने सोचा कि चाहे कितनी बार भी उसे देखूं, वो हमेशा परफेक्ट हाई लगता है, जैसे कोई ड्रीम हो जिसे छू नहीं सकते। एक ऐसी जगह से जहां से वो चेन युएन की देखभाल को क्लियरली देख सकती थी। किन बुशवैन ने यहाँ से कहा, यान जोंग भी कितना ड्रामा कर रहा है, उसने तो अपने सर्वेंट्स तक भेज दिए उसकी सेवा में। लेकिन दीप हैम को ये शो ऑफ नहीं लगा। उसके करंट स्टेटस एंड बैकग्राउंड को देखते हुए सिर्फ एक असिस्टेंट का होना तो बहुत मॉडेस्ट बात है। उन दोनों लड़कियों को देखकर उसने कहा, तुम दोनों का बैकग्राउंड टीआरएन वीन से कुछ खास अलग नहीं है, फिर भी टूर्नामेंट देखने आते वक्त तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड्स होते हैं जो 24/7 सिक्योरिटी के लिए खड़े रहते हैं। पुरानी बात याद आते हाई टीएन वो सॉन्ग के चेहरे का रंग उड़ गया। यूज लगा जैसे वो सब कुछ जानता हो। पिछली बार उसने अकेले उसके 5 बॉडीगार्ड्स को हरा दिया था, जिसकी वजह से टीएन वो सॉन्ग अभी तक ग्रज रखती थी। टीएन वो सॉन्ग की बात सुनकर दीप हैम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने पूछा, 5 बॉडीगार्ड्स?
टीएन फैमिली के बॉडीगार्ड्स तो सबके सब किंग लेवल मर्सनरीज या उससे भी ऊपर होते हैं, कोई ऑर्डिनरी नहीं होता। एक को हरना ही मुश्किल है, 5 से एक साथ लड़ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दीप हैम अपनी बात पूरी करती उससे पहले हाई टीएन वो सॉन्ग ने उसकी बात काट दी, बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। हाँ, उसकी ताकत थोड़ी अनबिलीवेबल है। अपने हायर किए ह्यू बॉडीगार्ड्स के बारे में सोचते हुए, जिनके 6 पैक एब्स दी और सब लंबे चौड़े पावरफुल द, उसने सोचा कि टीएन फैमिली के बॉडीगार्ड्स साल में लाखों कमाते हैं, सब फाइटर्स हैं जो 10 लॉग ऑन से अकेले भीड़ सकते हैं। यहाँ तक कि नेशनल बॉडीगार्ड्स भी शायद इतने पावरफुल नहीं होते। फिर भी जब उन्हें उससे कंपेयर किया गया तो वो सबॉर्डिनेट्स कुछ भी नहीं थे। खुद से सोचते हुए दीप हैम ने डाउटफुल होकर फिर पूछा, टीआरएन वीन सच में इतना स्ट्रॉन्ग है क्या? उसकी फेवरेबिलिटी स्कोर +10 हुई, करंट फेवरेबिलिटी स्कोर 20 है। टीएन वो सॉन्ग को फिर याद आया जब उसने उसे एक सैंड बैग की तरह उठाया था और बॉक बॉक करके उसके बटपार थप्पड़ मारे थे। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और कंफर्म किया, वो सिर्फ फाइट ही नहीं कर सकता, उसका हाथ भी बहुत भारी चलता है। मुंह से तो वो ऐसे कह रही थी जैसे यूज टीआरएन वीन पसंद ही ना हो, लेकिन टीएन वो सॉन्ग की फेवरेबिलिटी स्कोर में 5 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, करंट फेवरेबिलिटी स्कोर 90 है। सिस्टम को कंटिन्यूअसली अपडेट होते देखकर उसने रियलाइज किया कि वो दोनों स्टेडियम में थे। उसने अनकॉन्शियसली एक बार आसपास देखा, कंपटीशन जारी था। फील्ड पर टीआरएन वीन का हैंडसम फेस ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्लो कर रहा हो, जिसे देखकर कितने हाई लॉग उस पर फिदा होकर गौर से देख रहे थे। उसका हर मूवमेंट इतना प्रेसाइज और एफर्टलेस था, कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट नहीं थी जिसने उसे और भी प्रोमिनेंट बना दिया। वो सबके डिस्कशन का सेंटर बन गया। कंटिन्यूअसली न्यू रिकॉर्ड्स बनते हुए उसने सबको एडमिरेशन की आंखों से देखने पर मजबूर कर दिया। किन वुशुएंग और येहा के पीछे बैठे 2 यंगस्टर्स उनके सामने गो रहे थे। दोनों ब्यूटीज की स्टनिंग गुड लुक्स से इम्प्रेस होकर उन्होंने तारीफ की, हाँ चेंग में इतनी आउटस्टैंडिंग लड़कियां भी हैं, कभी सोचा नहीं था। उसके बगल में बैठा वो हैंडसम और सोफिस्टिकेटेड लड़का जिसका चेहरा फ्लॉलेस था, उसने भी कहा कि ये लड़कियां अगर रिच नहीं तो पावरफुल फैमिली से हैं, लेकिन यहाँ की नहीं लैटिन। ज्यादा हवा में मत उड़ो, उसने कहा। हमारा यंग मास्टर डॉन हाँ चेंग के टॉप 10 यंग मास्टर्स में से एक है, और उसने यहाँ कोई ऐसी नोबल या रिच फैमिली की लड़की नहीं देखी जो उससे मिली ना हो। उसकी आंखें अब भी अंडू लड़कियों पर टिकी हुई थी। ग्यांग टीएचएनवी जो इंपीरियल कैपिटल की ग्यांग फैमिली से था, उसने स्मार्ट करते हुए उन दोनों ब्यूटीज से गेट एक्वेंटेड करने का इरादा किया। 2 नौजवान लड़के लड़कियों को बस तक तक देखे जा रहे थे, फील्ड में क्या हो रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। जब जियांग चेनवू ने अपना इंटरेस्ट दिखाया तो हा ने बेड कैजुअली पूछा, क्या कोई प्लान है या बस यूं ही देख रहे हो? हा ने अपनी पसंदीदा चीज छुपाई नहीं और एकदम खुशी से चमकते चेहरे के साथ बोला, किसको पता था इस गांव देहात में भी ऐसी ब्यूटी मिल सकती है। उसने जियांग चेनवू एक फेक स्माइल के साथ हाँ को तसल्ली देते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं उस लड़की की पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा। तुम्हारा उन्हें देखना तो उनकी खुशकिस्मती है भाई। हाँ ने बस एक कैजुअल थैंक यू बोलकर बात खत्म कर दी। उधर फील्ड पार सारे एथलीट्स पूरे ध्यान से और जान लगाकर कॉम्पीट कर रहे थे। हर कोई फील्ड में उतरने से पहले बड़े ध्यान से वार्म अप कर रहा था। जियांग चेनवू ने अपनी गुस्से भरी नजरें ट्रैन वेन पार डाली, उसकी नफरत छुपाए नहीं चुपती थी। खुद से बोला, तू अभी जितना चाहे इत्र ले, खुले वार से तो बाक भी जाओ, पर छुपी हुई टीयर से कोई कैसे बचेगा। कटिलाना निगाहों से देखते हुए हा ने भी उसकी तरफ देखा और खुद से कहा, इस बार मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर करूंगा। उधर रेफरी ने जोर से आवाज लगाई, इवेंट 110 मीटर शुरू। एक गन शॉट की आवाज गूंज उठी, ये नए इवेंट को जीतने का सिग्नल था। ट्रैक पार सारे एथलीट्स पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। ट्रैन वेन के साथ 2 और एथलीट्स और हर चेहरे पर जीतने का डिटर्मिनेशन साफ झलक रहा था। पहली ऑब्स्टिकल जल्दी ही सबने आसानी से पार कर ली। अब वो दूसरी फिनिश लाइन की तरफ अपनी स्पीड बढ़ा रहे थे। अचानक उसके पैर में जैसे कुछ अटक गया हो, एक अजीब सी बेकरारी महसूस हुई। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था, माथे पर टेंशन की गहरी लकीरें उभार आई। नीश, लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। फसफ्यूसा हैट शुरू हो गई। आरी नहीं, लगता है ट्रैन वेन से कोई मिस्टेक हो गई। ये हम के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिख रही थी। उसने कमेंट किया, उसने रिदम पकड़ा नहीं है, दूसरी ऑब्स्टिकल के सामने वो झिझक रहा है। ये बहुत डेंजरस है। बगल में किन वुशुएंग भी कम शॉक्ड नहीं थी, दूसरों के शब्दों को दोहराया। मिस्टेक, ये हमने साबार से एक्सप्लेन किया।
हाँ बिल्कुल सही। हर्डल स्पोर्ट्स में रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिदम बिगड़ जाए तो मिस्टेक हो जाती है। उसने फिर से स्टेडियम की तरफ देखा। उसकी आवाज अब भी स्टेडी थी। देखो, अब तो ट्रैन वियेन पीछे रह गया है। किन बुशवैंग ने थोड़ी मायूसी से जवाब दिया, तो क्या उसकी विनिंग स्ट्रीक यही खत्म हो जाएगी? फील्ड पार। ट्रैन वियेन पैजीन में नहाया हुआ था। वो फिर भी हर ऑब्स्टिकल को पार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मन ही मन उसने सोचा, सच में अगर किसी चीज की प्रैक्टिस ना हो तो प्रॉब्लम तो होगी ही। जब उसने स्टैंड्स की तरफ देखा और सबको अपनी तरफ पूरी तरह से देखते पाया तो वो समझ गया ये गुडविल पॉइंट्स कमाने का बेहतरीन मौका है। इसे गवाया नहीं जा सकता। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन साफ दिख रही थी। उसने खुद से कहा, अब तो सीरियसली कॉम्पीट करना ही होगा। उसके पैर तेजी से हरकत में थे और मसल्स में एक अलग हाई पावर दिख रही थी। उसने अपनी फॉर्म वापस पा ली और दूसरे एथलीट्स को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आगे दौड़ पड़ा। टाइम था 11.77 सेकंड्स और एक बार फिर चैंपियन का नाम जोर से पुकारा गया। ट्रैन वियेन। नीश। लोग खुशी से झूम रहे थे। उसका नाम जोर जोर से पुकार रहे थे। जो लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे, अनमेन किन बुशवैंग भी थी। एक्साइटमेंट में उसने ये हम का हाथ कास कर पकड़ा और हवा में उछल दिया। उसकी आवाज में गज़ब का जोश था। ट्रैन वियेन फिर जीत गया। अस मिस्टेक के बाद भी वो जीत गया। ये तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ये हम का मूड अच्छा नहीं था। यूज बगल वाला बहुत शोर कर रहा था। चिढ़ते हुए उसने दांता, बस करो। जब से आई हो बस ट्रैन वियेन लगा रखा है। दूसरी की दांत सुनकर किन बुशवैंग एकदम चुप हो गई। तभी उसने ये हैम एक मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया, तुम उसे पसंद तो नहीं करती है ना? मैं तो बस। अपनी बेस्टी के कंधे पर हाथ रखते हुए ये हमने उसे तसल्ली दी। देखा कि सामने वाला शांत हो गया है तो ये हमने कहा, अगर तुम ट्रैन वियेन को पसंद भी करती हो तो कौन सी बड़ी बात है। लड़का लड़की का अट्रैक्शन तो नॉर्मल है, बस तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स थोड़े ज्यादा है। उसने फिर से इनकार किया। किन बुशवैंग ने तीखे अंदाज में जवाब दिया, तुम बकवास मत करो। मेन यूज पसंद नहीं करती। सिस्टम ने किन बुशवैंग के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स अपडेट किए, +2 और अब 92 पॉइंट्स। ये हम के फेवरेबिलिटी पॉइंट्स +5 और अब 25 पॉइंट्स। ब्रेक के दौरान हाची अंगह ट्रैन वियेन के पास आई और रिपोर्ट किया, लास्ट इवेंट 1500 मीटर है। उसने उसे एक बड़ा सेफ्ट टॉवेल दिया और फिकर से पूछा, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? उसने उसके हाथ से टॉवेल लिया, चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे अभी वार्म अप हाई किया है और ये लास्ट इवेंट आ गया। हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। हाची अंह ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही। अगले मैच में तुम्हारा पुराना राइवल लुकियन नाम भी रजिस्टर हुआ है। ट्रैन वियेन को उस शख्स का नाम एकदम से याद नहीं आया। उसने थोड़ा कंफ्यूज्ड चेहरा बनाकर वापस पूछा, पुराना राइवल कौन? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। उसी वक्त एक दूसरे रेस्टिंग रूम में लुकियन नाम फील्ड में जाने की तैयारी कर रहा था। उसके मन में थोड़ी टेंशन थी। अचानक एक शख्स उसके सामने आ गया। उसने कुछ सवाल पूछे और फिर बताया कि वो यहाँ क्यों है। बोलने के बाद उसने एम्फसाइज किया, अच्छे से सोच लो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। नए आए शख्स को शक भरी नजरों से देखते हुए वो समझ नहीं पा रहा था कि इसका असल मोटिव क्या है। एक नीडल उसके सामने रखी गई और उस शख्स ने फिर लुभावनी आवाज में कहा, बस ये मिल जाए तो तुम चैंपियन बन सकते हो, लेकिन हाँ, हम फ्री में मदद नहीं करते। लुकियन नाम का चेहरा सख्त हो गया। उसके माथे पार पैजीन के बूंदे आ गए जब उसने डिमांड सुनी, हमें चाहिए कि तुम इस मैच में ट्रैन वियेन को फिनिश कर दो। वो सिरिंज लेते ही उसने झट से उसे अपनी बाजू में लगा लिया और सामने वाले की बात फटाफट मान ली। कुछ मिनट्स के ब्रेक के बाद फील्ड पार सभी स्टार्टिंग लाइन की तरफ बढ़ने लगे। वो हवा की तरह आगे बढ़ा। ट्रैन वियेन के एकदम पास आकर मन ही मन बदबदाया, इस बार मैं तुमसे हारूंगा नहीं। उसने पूरी स्पीड लगा दी उसकी पेस पकड़ने में। अचानक उसका चेहरा रंगत खो बैठा। उस पे एकदम शॉक छा गया और उसके मुंह से निकल पड़ा, ये क्या बकवास है? उसकी आंखों के सामने ट्रैन वियेन उससे बहुत आगे निकल चुका था। वो हैरानी में खुद से पूछने लगा, क्या ये लड़का पेट्रोल पी के बड़ा हुआ है? इतनी तेज कैसे दौड़ रहा है? लोगों की चीयर्स के बीच कुछ लोग तो अपने फोन निकालकर ये मोमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे थे और वो ट्रैक पार पागलों की तरह दौड़ता जा रहा था। बिल्कुल ताकत नहीं था, अपनी फॉर्म पूरी तरह बरकरार रखी हुई थी। लुकियन नाम तो बहुत पीछे रह गया था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो हांफते हुए दौड़ रहा था। दौड़ते ह्यू हाय उसने मन में कोशा, वो तो अभी एक लैप में ही मुझसे दुगनी डिस्टेंस पार है।
क्या सच में इंजेक्शन लेने के बाद भी मैं इसे तेज नहीं दौड़ पा रहा? उसने अपने दांत भींचे, उसका चेहरा एक जंगली जानवर जैसा खूंखार हो गया। उसने पक्का रिजॉल्व कर लिया, अगर मैं ये मैच नहीं जीता तो ट्रैन वियेन भी चेन से नहीं रहेगा। उसने मन ही मन कसम खाई, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। एक जोर का डैश लेते हुए सरप्राइजिंगली लुकियन नाम ट्रैन वियेन से आगे निकल गया। उसने जानबूझकर अपनी स्पीड स्लो की, उसका वेट किया कि वो उसके बराबर आए और सोचा, ट्रैन वियेन, क्या तुम भाग नहीं पा रहे हो? उसकी सांसें अब तेजी से चल रही थी, वो हाँफ रहा था। रास्ते के हर ऑब्स्टिकल को तेजी से क्रॉस करता हुआ वो आगे बढ़ रहा था, अपने सराउंडिंग्स से बिल्कुल बेखबर। उसने लुकियन नाम एक फाउल प्ले किया, ट्रैन वियेन को ट्रिप करने की कोशिश की जब वो उसके पास से गुजरा। उसका चेहरा पैजीन से भीगा हुआ था और जब उसने देखा कि ट्रैन वियेन गिरा नहीं तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। अपनी रेस ट्रैक पार वो आगे बढ़ता रहा। उससे महसूस हुआ जैसे वो किसी चीज से टकराया हो। वो भी कम हैरान नहीं था। उसने सोचा कि शायद किसी चीज पार पैर रख दिया, लेकिन उसने इसे एक इल्यूजन मानकर डिसमिस कर दिया। अपने अपोनेंट को ठीक ठाक देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने सोचा, ये गिरा क्यों नहीं? तभी अचानक उसका चेहरा उतर गया। उसका पैर एकदम से मुड़ गया और ट्योरेंट हाई उसके एंकल से ब्लड फूट निकला। उसकी सॉक पूरी तरह भीग गई और बोन पार एक बड़ा सा लंप उभार आया। उसके मुंह से चीख निकली, मेरा पैर। वो अपने इंजर्ड लेग के साथ दर्द से ट्रैक पार तड़पने लगा और ट्रैन वियेन को बद्दुआ देते हुए बोला, तुम्हें शांति की मौत नसीब नहीं होगी। लेकिन इस वक्त उस लूजर की परवाह करने का टाइम किसी के पास नहीं था। स्टेडियम में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने फॉर्मली अनाउंस किया कि प्रोविंशियल स्पोर्ट्स मीट के कंबाइंड इवेंट का नया चैंपियन मिल गया है। चीयर्स और अपलॉस से पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। कॉन्फेटी लगातार ऊपर शॉट हो रही थी। ट्रैन वियेन मेडल्स से लड़ा हुआ था और उसके राइट हैंड में चैंपियंस ट्रॉफी चमक रही थी। एमसी की आवाज प्राउड से गूंज रही थी। सबको उसके लिए तालियां बजने को कह रही थी। इस खुशी के माहौल में टैन बू सॉन्ग अब भी उसकी तरफ एडमिरेशन भरी नजरों से देख रही थी। उसका फेवरेबिलिटी स्कोर अब 1 पॉइंट बढ़कर 93 पॉइंट्स हो गया था। ये हम भी इस बार ट्रैन वियेन के लिए अपनी लाइकिंग छुपा नहीं पाई। उसका फेवरेबिलिटी स्कोर 5 पॉइंट्स बढ़कर अब 30 पॉइंट्स हो गया था। हाँ, ची अंग की तरफ से तो कोई सवाल ही नहीं था। वो उसकी तरफ अडोरिंग और ग्लिटरिंग नजरों से देख रही थी। उसका फेवरेबिलिटी स्कोर 1 पॉइंट और बढ़ गया। उसका करंट फेवरेबिलिटी स्कोर 98 पॉइंट्स तक पहुंच गया था। नॉर्मली 10 पॉइंट्स एनहांसमेंट। सिर्फ स्टेडियम में मौजूद लोग ही नहीं, बल्कि जो स्मॉल स्क्रीन्स पर लाइव देख रहे थे वो भी हद से ज्यादा एक्साइटेड द कियान मैन अनमेन से एक थी। उसने मैच को स्टार्ट से एंड तक बड़ी हाई कंसंट्रेशन से देखा और जब उसने ट्रैन वियेन को ग्लोरी के पीक पार खड़े देखा तो वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। उसका फेवरेबिलिटी स्कोर भी 1 पॉइंट बढ़कर 98 पॉइंट्स हो गया। कियान मैन का फेवरेबिलिटी स्कोर ने 98 पॉइंट्स को ब्रेक थ्रू किया। नॉर्मली 10 एनहांसमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। एक और जगह जो एनजीओसी मैक भी उसका मैच अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रही थी। उसका फेवरेबिलिटी स्कोर 1 पॉइंट बढ़कर अब 94 पॉइंट्स हो गया। दूर से उसको अपनी तरफ आते देखकर हाची अंग एक्साइटेड हो उठी और उसका नाम चिलेट यू बोली, तुम कितने अमेजिंग हो। उसकी फेस पर न्यूज डीन की एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। उसने बताया, प्रिंसिपल तो जैसे ही सुना कि तुम चैंपियन बन गए हो खुशी से रो पड़े। मुझे तो पता ही था कि तुम एक मिरेकल करोगे। जहां कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे वही कुछ लोगों का दिल बैठा हुआ था। लुकियन नाम ने स्टिमुलेंट्स का ओवरडोज कर लिया था और अब उसके मुंह से झाग निकल रहा था। मेडिकल स्टाफ उससे स्ट्रेचर पार उठाकर ले जा रहे थे। ट्रैन वियेन को जीतता और इतने मेडल्स पहने देखकर वो जल भुन गया। उसने उसका नाम पुकारा और बद्दुआ दी कि वो कभी शांति से नहीं मरेगा। उसको ऐसे देखकर हाची अंग के दिमाग में बेड क्वेश्चंस घूमने लगे। उसने रिकॉग्नाइज किया कि वो होदा स्पोर्ट्स एकेडमी का जीनियस है, लेकिन उससे समझ नहीं आया कि आखिर उससे हुआ क्या है। ट्रैन वियेन ने उस डायरेक्शन में देखा जहां वो लोग अभी गए थे। उसने स्पेकुलेट किया कि शायद वो गिर गया होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स कंपटीशन सच में एक डेंजरस एक्टिविटी है। स्टेडियम के गेट के बाहर रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट्स की भीड़ लगी हुई थी। ट्रैन वियेन के आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो सामने आया उसके चारों तरफ एक चमकता हुआ ऑरा रेडिएट हो रहा था। सब उसके अराउंड घूम रहे थे, बेस्ट फोटोज और वीडियोस कैप्चर करना चाहते थे ताकि न्यूज में उनकी रिपोर्ट जा सके। लगातार क्वेश्चंस की बोछर हो रही थी। मिस्टर येन, क्या आपका फ्यूचर में ओलंपस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का कोई प्लान है?
कुछ और लोग भी चिलेट यू पूछ रहे थे कि उसके ट्रेनिंग सीक्रेट्स क्या है। क्या आप उन्हें हमारी मेंस फुटबॉल टीम को सिखा सकते हैं? हाँ, ची अंह आगे चलकर रास्ता क्लियर कर रही थी। उसका मुंह फुल स्पीड पार चल रहा था। वो ट्रैन वेन की जगह रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट्स को हैंडल कर रही थी। वो चिलेट यू बोली, कृपया रास्ता दीजिए, सब लोग थोड़ा कंट्रोल रखिए। मिस्टर येन बहुत टायर्ड है, प्लीज रास्ता दीजिए। अपने फैंस के पीछे खड़ा, उसको सबसे इतना एडमिरेशन मिलता देखकर अब वो ग्लोरी के पीक पार था। लू वैन ट्राइट ने अपनी गर्लफ्रेंड डूटायू एंगाइट से कहा, उसकी तारीफ करते हुए बोला, ये तो सच में अमेजिंग है। मैंने तो पहले कभी नोटिस ही नहीं किया कि ये इतना सुपर है, बिल्कुल ऑनलाइन रोमांस नॉवेल्स के मेल लेड जैसा लगता है। डूटायू एंगाइट ने देखा कि वो इंसान इतना प्रॉस्पर कर रहा है और उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड है, तो उसने लू वैन ट्राइट से कहा, तुम और ट्रैन वेन तो एक हाई पैंट में बेड हुए हो। अब जब वो इतना सक्सेसफुल हो गया है तो जाओ और उससे थोड़ी फंडिंग मांगो अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए। लू वैन ट्राइट ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ उस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हम सब भाई जैसे हैं, ऐसे में बिजनेस डीलिंग्स कैसे कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर डूटायू एंगाइट का चेहरा गुस्से से कला पैट गया। उसने मन ही मन उससे यूजलेस और गुड फॉर नथिंग कहकर गालियां दी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे थ्रू ट्रैन वेन से थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ये गुड फॉर नथिंग तो बिल्कुल बेकार निकला। डूटायू एंगाइट अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर से चिल्लाई, मैं लू वैन ट्राइट से ब्रेकअप करना चाहती हूँ। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और सॉरी बोलते हुए कहा कि उसने जो भी गलती की है वो उसे सुधार लेगा। उसने रिक्वेस्ट की, प्लीज ब्रेकअप की बात मत करो। उसने उसका हाथ झटक कर अलग कर दिया और कहा, और वर्ड्स वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें अब बिल्कुल पसंद नहीं करती। और साथ ही उसने उससे क्रिटिसाइज किया कि वो एक ऐसा आदमी है जिसमें कोई एम्बिशन नहीं है और उसकी पूरी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है। ये बोलकर वो पलटकर चली गई, उसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया। अपने दिल ही दिल में उसने ठंडी आह भरी और अपने वेस्ट किए ह्यू प्रेशियस मंथ्स ऑफ यूथ पार गुस्सा किया। ट्रैन वेन ने भीड़ के बीच कुछ फेमिलियर फेसेस आइडेंटिफाई किए। उससे रियलाइज हुआ कि सारे के सारे बुटलिकर्स यही जमा हो गए थे, जिसे उससे बिना सर्दी के हाई ठंड लगने लगी। एक हाई पॉन्ड में इतनी सारी मछलियां थी, अगर उसने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो कहीं वर्ल्ड वॉर ना छिड़ जाए। इस वक्त उसने लू वैन ट्राइट को भी देखा और उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया फ्लैश हुआ। उसने मन ही मन अपने बेस्ट फ्रेंड से सॉरी बोला कि अब उससे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोचा और ट्योरेंट कर दिखाया। वो भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ लपका, जिसे वो सारी लड़कियां कंफ्यूज्ड और शॉक्ड होकर उससे देखती रह गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वो आखिर कहाँ जा रहा था। उसने बहाना बनाया कि वैन ट्राइट का मूड खराब है और वो उसके साथ कुछ ड्रिंक्स पीना चाहता है, और बस उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को कंधे पर उठाया और उससे वहां से घसीट कर ले गया, बिना उससे कोई रिएक्शन देने का मौका दिए। उसकी ब्यूटीज ने गुस्से से उससे देखा। उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ कि एक लड़का, लू वैन ट्राइट, उन सब में से ज्यादा चार्मिंग निकला, जिसने ट्रैन वेन को अपनी तरफ पुल कर लिया। लेकिन वो सोची, अच्छा है, जब तक वो किसी लड़की को चूज नहीं करता तब तक सब ठीक है। डोंग हो विला के एक स्पेशल प्राइवेट रेस्टोरेंट में एक शानदार डाइनिंग टेबल पर हाथाना के सारे यंग मास्टर्स वहां इकट्ठे थे। लू वैन ट्राइट ट्रैन वेन के साथ बैठा हुआ लगातार रोए जा रहा था। दिल उसका टूटा हुआ था। उससे समझ नहीं आ रहा था कि डूटायू एंगाइट को कैसे विन बैक करे। रोट ह्यू, उसने डिस्पेयर में उस लड़की का नाम पुकारा, ये कहते हुए कि वो उसके बिना एक पाल भी जी नहीं पाएगा। हर कोई उससे समझा रहा था, और मत रो, एक ट्रू मैन को कभी बीवी की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बाई केवाई लैंड ने उससे सिर्फ कंसोल ही नहीं किया, बल्कि हैरानी से पूछा कि वो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पी रहा है तो उसका चेहरा इतना रेड क्यों है। ट्रैन वेन ने भी उससे कंसोल किया, उससे बताया कि लव में सिर्फ स्वीटनेस काफी नहीं होती, एक लड़के के लिए उसका करियर इंपॉर्टेंट होता है। तुम जैसे टैलेंटेड इंसान को तो जरूर कोई बेहतर मिलेगी। इस वक्त उसके दिल में थोड़ा रिग्रेट भी था, क्योंकि वो हाल ही में अपनी कार्ड स्वाइपिंग में इतना बिजी था कि अपने बेस्ट फ्रेंड की परवाह करना भूल ही गया। उसने तो शुरू से ही देख लिया था कि वो लड़की एक ग्रीन टी है जो सिर्फ दूसरों को लूटना जानती है। उसका फ्रेंड तो इसे भी बेटर चीजों को डिजर्व करता है। ये सोचकर उसने अपना ग्लास उठाया और खड़ा होकर अनाउंस किया कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है और मेन यूज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। जैसे ही उसने ये बात कही, सबके चेहरों पर एक्सट्रीम एक्साइटमेंट छा गई। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वो करना क्या चाहता है।
कुछ लोगों ने तो कह दिया कि वो उसके लिए हेवेंस थंडर गॉड बनने को भी तैयार है, जहां वो इशारा करेगा वो वही स्ट्राइक करेंगे। कुछ लोग इम्पेशंस से उससे जल्दी बताने को कह रहे थे कि आखिर क्या बात है, ऐसे मिस्ट्री क्यों बना रहा है। टायो लैम ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मिस्टर येन के प्लान में पार्टिसिपेट करना हमारे लिए ऑनर की बात है। उसने कहा, इस बार हम पूरी तैयारी से आए हैं। और अपनी बैग से एक ब्लू कलर का वायल निकला। बोला, यही है हमारे करोड़पति प्लान का मूल मंत्र। जंग हाओटियान ने उसके हाथ से वो वायल लिया और पूछा, ये क्या है? उसने बेड कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, ये वायरस जी की स्पेशल मेडिसिन है जो मैंने अभी अभी बनाई है। बाई क्यूआई लिन ने कंफर्म करते हुए पूछा, क्या ये वही वायरस है जो आजकल पूरी दुनिया में ग्लोबली फैल रहा है? वो वायरस अब तक हमारे देश में भी आ चुका है। हालत काफी सीरियस है। कई शहरों में मास्क पहनना मैंडेटरी हो गया है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं। उसने कंफर्म किया, बिल्कुल सही। ये मेडिसिन मेरी मेडिकल टीम ने रिसर्च करके बनाई है। आईसी कैप्सूल्स में भी बनाया जा सकता है और बेसिकली अगर पेशेंट दिन में 3 पिल्स ले ले तो वो पूरा ठीक हो जाएगा। उसने एक हाइपोथेसिस राखी, सोचो अगर ये मेडिसिन इस टाइम मार्केट में आ जाए तो हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सब लोग हैरान होकर पूछने लगे, आप तो रियल एस्टेट बिजनेस में हैं ना, ये मेडिसिन वगैरह कैसे बना ली? एक्सायो लैंड ने कहा, उससे क्या लेना देना, जो आदमी इतने बिलियंस का है वो धोखा थोड़ी देगा। ये तो डेफिनेटली एक बेड प्रॉफिट का डील है। दूसरे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, हाँ बिल्कुल सही। जब एक्सक्लूसिव डील हो तो पैसा ना कमाना ही मुश्किल है। चेन युअन ने भी अपनी बात राखी, मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाना चाहता हूँ। आप सब जो यहाँ मौजूद है ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉफिट होगा 50-50। जंग हाओटियान सबसे पहले खड़ा हुआ और ज्वाइन करने के लिए बोला। उसके बाद बाकी सब भी एक एक करके ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। कुछ लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए तैयार हो गए और डिजाइन से लेकर फार्मास्यूटिकल रिसोर्सेज तक सब कुछ रेडी था। उसने एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ कहा कि कंपनी का नाम हाचेंग फार्मास्यूटिकल होगा। सुनने में तो बहुत ग्रैंड लगता है, पर अभी तक हमारे पास कंपनी का कोई सीईओ नहीं है। लिउ वेनजहे के कंधे पर हाथ रखकर उसने उसे हाचेंग फार्मास्यूटिकल का सीईओ बनाने का नॉमिनेशन दिया। ये अचानक सरप्राइज सुनकर लिउ वेनजहे जो पानी पी रहा था वो भी उसने फौरन युगल दिया। उसने मना कर दिया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो बस एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट पोजीशन कैसे संभाल पाऊंगा। उसके कंधे पकड़कर उसने हिम्मत दी, कोई भी सब कुछ सीख कर पैदा नहीं होता। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम समझदार और टैलेंटेड हो, बस एक मौके की कमी है। और चेन युअन ने भी साफ किया कि उसने उसे दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि उसके टैलेंट को देखकर चुना है। लिउ वेनजहे उसकी तरफ देखकर आंखों में आंसू लिए पूरा इमोशनल हो गया। यूज अपनी गर्लफ्रेंड का वो ताना याद आया, तू तो एक यूजलेस इंसान है। उसने कॉन्फिडेंस गेन किया और अपने दोस्त से कहा कि वो ये जरूर करेगा, यूज डिसअपॉइंट नहीं होने देगा। और साथ ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भी दिखाना चाहता था कि वो यूजलेस नहीं है, ताकि वो अपने आज के डिसीजन पर पछताए। कुछ दिन बाद एक मेडिकल टेस्टिंग फैसिलिटी में जब चेन युअन ने अपनी रिसर्च स्पेशल मेडिसिन एक पेशेंट को दी तो एक मेडिकल स्टाफ ने ओके का साइन दिया। बाहर खड़े लोग खुशी से झूम उठे, कामयाबी मिल गई, ये फीवर कम कर सकती है। सच में ये मेडिसिन काम करती है। एक बंदा खुशी से बोला, इस बार तो हमने कमाल कर दिया। पर उसके साथ वाले ने एक सीरियस चेहरे के साथ कहा, ये फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल हो गया, पर हमारा काम तो अभी शुरू हुआ है, आगे बहुत कुछ अर्जेंटली करना है। सबसे जरूरी बात, हमें ट्यूरेंट इसका पेटेंट करवाना होगा। वक्त अपनी रफ्तार से चलता गया। कुछ और दिन गुजर गए और हाचेंग फार्मास्यूटिकल ने फाइनली अपना हेडक्वार्टर्स लॉन्च कर दिया। रिबन कटिंग सेरेमनी में लिउ वेनजहे और जंग हाओटियान मौजूद थे। प्रोडक्शन और पैकेजिंग प्रोसेसेस भी शुरू हो चुके थे। लेबल पर साफ लिखा था, स्पेशल मेडिसिन फॉर वायरस जी, मॉडल H666, सीन चेंज। अब हम एक 114 साल के बुजुर्ग को देखते हैं। जब रिपोर्टर्स ने उनसे उनकी लंबी उम्र का सीक्रेट पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हर दिन 1 लीटर शराब पीते हैं, 2 पैक सिगरेट पीते हैं और अपनी मैरिटल लाइफ को भी रेगुलर रखते हैं। लेडी रिपोर्टर हंसी और बोली, आप भी कमाल के मच किया है। वैसे सुना है आपको हाल ही में वायरस जी हुआ था, पर आप बहुत जल्दी ठीक हो गए, इसका क्या सीक्रेट है? उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं इतनी जल्दी अपने बेटे की लाई हुई स्पेशल मेडिसिन की वजह से ठीक हुआ। नाम उसका H666 था, कुछ ऐसा ही। उस मेडिसिन का नाम सुनते ही
रिपोर्टर्स न्यूज गैदर करने हाचेंग फार्मास्यूटिकल के हेडक्वार्टर्स के बाहर पहुंच गए। वहां का माहौल बहुत हाई केओटिक था। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे ताकि वो मेडिसिन खरीद सकें। कैमरा के सामने खादी लेडी रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया, मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वक्त मार्केट में एक स्पेशल मेडिसिन आ चुकी है। नाम है H666 जो वायरस जी का इलाज करती है। आईसी टेस्ट किया गया है और सर्टिफाइड है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।